जयकारा। जय बोलिए देवादिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज हम सभी को अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त हो उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र गति प्राप्त करे और हम सब शंकाओं से निर्मुक्त हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जो गुणायतन द्वारा संचालित एक ऐसा उपक्रम जिसके माध्यम से न केवल शिक्षा अपितु संस्कारों को ऋणने की बात आई और विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान की इस पावन धरा पर आज का यह शंका समाधान अपन प्रारंभ करते हैं। आज महाराज श्री जी चरणों में उर्वी जैन बेंगलोर से नमोस्तु करते हुए पूछ रही है, क्या असफलता भी हमारे लिए उपकारी हो सकती है? देखिए, मैं तो मानता हूँ असफलता में ही सफलता का मंत्र है और अनुभूत चीज़ है। अगर व्यक्ति के जीवन में असफलता न हो तो वो अपनी क्षमता और शक्ति के साथ न्याय नहीं कर सकता, उसको ठीक तरीके से उद्घाटन नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। हर असफलता के बाद उसकी समीक्षा करनी चाहिए और नई संभावनाओं को तलाश कर दुगनी ताकत से प्रयास करना चाहिए। जब हम इस तरीके से अपने प्रयत्न करते हैं तो उसके सुनिश्चित परिणाम आते हैं और वो हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार भी बनता है। ओम। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में यशस्वी जैन इंदौर से नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, कोई आदत बार बार लौटकर क्यों आती है? बंधुओं, कल का दिन पूरे विश्व के लिए एक ऐसा, क्योंकि आदमी अंग्रेजी दवाइयों से परेशान तो होता है, सदा सदा के लिए यदि विदेशी दवा को हटाना चाहते हैं तो क्यों न हमारी भारतीय जो विधा है योग पद्धति, उसे क्यों न अपनाएं और उसी पद्धति पर कल विश्व योग दिवस का यह जो एक बहुत बड़ा मोदी जी ने एक संदेश पूरे भारत को दिया है और उसी में भावना योग वह हमें और अध्यात्म की ऊंचाइयों तक लेके जाता है। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य है अपितु हमारा मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य भी उन्नत होना चाहिए। हम शरीर से जितने मजबूत हो जाते हैं उतने ही हमें मन से और आत्मा से भी तो मजबूत होना है। इसीलिए गुरुवर ने हमें भावना योग दिया है। उस भावना योग के माध्यम से कल पूरे विश्व में हम सब एक साथ यहाँ इस स्थान पर बैठकर भावना योग की भी एक नई पहल गुरुवर के मुझ से और सुनेंगे। जो यहाँ आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर गुरुवर का सानिध्य पाएंगे। चलते हैं। यशस्वी जैन इंदौर गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, कोई आदत बार बार लौट कर क्यों आती है? देखिए, आदत बार बार लौट कर क्यों आती है? जो लौट कर के आए उसी का नाम तो आदत है। इसे दूसरे शब्दों में लत कहते हैं। जो बार बार लौट कर आए वह लत या आदत। सवाल आदत के लौट कर आने का नहीं है,
सवाल आदतों को बदलने और मिटाने का है। हम अपने आदतों के गुलाम न बने। अगर अपने आदतों के प्रति जागरूक हो तो अपने आदतों को बदल भी सकते हैं। सवाल है अपनी बुरी आदतों में परिवर्तन का, हम कैसे बदलें। 4 सूत्र देता हूँ अपने आदतों को बदलने का। सबसे पहले अपने मन में दृढ़ संकल्प लीजिए कि मुझे अपनी इस आदत को बदलना है। वो संकल्प आपके अंदर का मजबूत होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को अपशब्द बोलने की आदत है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर वाक्य का श्री गणेश अपशब्दों से करते हैं। उनका तकिया कलाम ही अपशब्द बन जाता है। इनका उन्हें एहसास भी नहीं रहता, वो आदत में है। तो उनको चाहिए कि पहले संकल्प ले कि उन्हें अपशब्दों से बचना है, अथवा ये संकल्प ले कि मुझे सही शब्दों का प्रयोग करना है। ये एक संकल्प, जिसे भावना योग की भाषा में कहें तो कहेंगे ये एक प्रकार का प्रत्याख्यान है, संकल्प। दूसरी बात, सजग रहें। सजग रहें अर्थात जब भी आपको लगे कि आप अपने पुराने आदत के शिकार हो गए तो आप अपने अंदर सजगता रखते हुए अपनी निंदा गरहा कीजिए कि नहीं, मैं गलत ट्रैक पे आ गया, अब मुझे वापस सही रास्ते पे आना है। ये सजगता जो एक प्रकार का प्रतिक्रमण है, जो आपके अंतःकरण की शुद्धि कराएगा और वो आपको बचाएगा। तीसरी बात, आप रोज रोज अपने आप को एक सुझाव दीजिए, जो एक प्रकार का अफर्मेशन है। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे अपशब्दों से बचना है, मुझे सही बोलना है, मुझे सही बोलना है, मुझे सही बोलना है, मुझे अपशब्दों से बचना है, मुझे अपशब्दों से बचना है। ये बात बार 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 दोहराइए। और चौथी बात, नियमित अपने आप को दंडित कीजिए। जब भी आपको लगे, एक संकल्प ले लो कि मेरे मुख से अपशब्द निकलेगा, तो जितनी बार अपशब्द निकलेगा उतनी बार मंदिर में गुल्लक में 100 रुपया की पेनल्टी डालूंगा। 1 हफ्ते करके देख लो, कोई पनिशमेंट। 100 रुपया की पेनल्टी गुल्लक में डालो, कोई कहीं भी डालो, ये आपको उसके प्रति सजग बनाएगा। ये जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। इसका अपना साइंस है। भावना योग कहता है, जो चीज़ें हम सोचते हैं, जो चीज़ें बार बार दोहराते हैं, उससे हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, माइंड में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है, उससे न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, तो वो हमारे माइंड में सोचने का तरीका ही बदल देता है। और चीज़ें ऐसी बदलती है कि पूरा जीवन बदल जाए। आदत ऐसे नहीं बदलेगी, बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको ठानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी ताकत संकल्प की। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है, और ये संकल्प आंतरिक होना चाहिए। एक सज्जन जो चेन स्मोकर थे, पूरा परिवार चाहता था कि इनकी धूम्रपान की आदत खत्म हो। 1-2 बार मैंने भी समझाया, आदमी को समझ में नहीं आया। लेकिन एक बार परिवार सही तो आया, और परिवार के लोगों ने बड़े खुशी से कहा, महाराज जी इनकी सिगरेट छूट गई। मुझे बहुत अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ। बोले कैसे छूट गई? बोले महाराज, सर्दी के दिनों में हमारी 2.5 साल की भतीजी थी, मैंने सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी। सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी, वो भतीजी उठा के उसको मुंह में लगा ली। मुझे घोर आत्मक ग्लानि हुई, और मुझे लगा मैं खुद तो बर्बाद हो रहा हूँ, पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा हूँ, धिक्कार है इसको। महाराज उसके बाद फिर मैंने हाथ नहीं लगाया। अंदर की जागरूकता जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाती है। तो वो जागरूकता अपने भीतर घटित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर ऐसा
हमने अपने भीतर जगा लिया तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। रोहित जी जैन दमोह से पूछ रहे हैं गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए। अब प्रत्यक्ष वालों को बुला लो, आज बहुत लोग। उसी के बारे में रोहित जैन का प्रश्न है, क्या सम्यक दृष्टि या वृत्ति श्रावक गौशाला का संचालन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गौशाला के संचालन में वृत्तियों का कोई निषेध नहीं। एक बात बताता हूँ, हमारे शास्त्रों में 6 प्रकार के आर्य कर्म हैं। वे हैं असी, इज्जा, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम, तप। उसमें वार्ता यानी अर्थोपार्जन के कर्म, उस वार्ता कर्म में असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन 6 कर्मों को दिया कि इन 6 कर्मों से आप अपनी जीविका कर सकते हैं। और उनमें कृषि के अंतर्गत पशुपालन को लिया है। तो यदि आप गौशाला चला रहे हैं तो एक आर्य कर्म है। आर्य कर्म यानी श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला कर्म। ये जीव दया का कार्य है, अभय दान का कार्य है। हमारे शास्त्रों में तो इतना लिखा है कि जो मनुष्य अपने जीवन में अभय दान नहीं करता उसकी समस्त पारलौकिकी क्रियाएं व्यर्थ है। तुम्हारी पारलौकिकी क्रियाएं अर्थात जितनी भी धार्मिक क्रियाएं तभी सार्थक होगी जब आप अभय दान करोगे, जीव दया का काम करोगे। इसलिए ये कहना कि व्रतियों को गौशाला का काम देखना योग्य नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। व्रती अच्छे से इसको देख सकता है। जब व्रती 7 ऋतुमाह तक कृषि कर सकता है तो वह गौशाला भी संचालित कर सकता है। इसमें कोई निषेध जैन धर्म के अनुसार नहीं। और आज यह पूरा सत्र ही मैं देख रहा हूँ, यहाँ गौ सेवक बहुत मात्रा में बैठे हुए हैं जो अनेक गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं। समनापुर, बरेली, गोसलपुर, सिलवानी, तेंदुखेड़गंज, बासोदाट, पीपलिया, बेगमगंज और भोपाल। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी के लिए। आपकी तालियों में कंजूसी नहीं चाहिए, आपकी तालियां इनके लिए उत्साह और आगे बढ़ाएगी और इनको प्रेरित करेगी आगे और बढ़ने के लिए। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बीच में समनापुर गौशाला के सेवकों को। वे आएंगे, एक साथ खड़े हो जाएंगे और एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगे समनापुर अभिषेक जी जैन और उनकी पूरी टीम। हाँ बोले। समनापुर की बरेली, समनापुर ग्राम में है बरेली की गौशाला। बरेली बोलो भाई। बरेली। हाँ। मुनिश्री के चरणों में बरेली गौशाला परिवार का त्रिवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बरेली गौशाला परिवार का त्रिवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिश्री शंका तो नहीं है, एक 4 लाइनें हैं जिनकी व्याख्या आपके माध्यम से हम कराना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वाणी से और इस मंच से कई लोगों के जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हुई है। वो 4 लाइनें हैं। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगावाज दूनों नमे, चीता चोर कमान। मुनिश्री, विधर्मियों से जो विवाह होता है और लव जिहाद की जो घटनाएं हैं उनको इनसे जोड़कर आपके माध्यम से हम इसकी व्याख्या चाहते हैं। देखो, इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। मेरा मानना है कि इस समस्या का समाधान केवल शंका समाधान में सवाल करके नहीं होगा। हमें जड़ में जाके काम करने की जरूरत है, जिस पर हमने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। हम दूसरों को कोसते, हम अपना घर क्यों नहीं संभालते? हम अपने बच्चों का लालन पालन इस तरीके से क्यों नहीं करते कि हमारे बच्चे पर किसी का असर ही ना पड़े, उस पर अन्य किसी का रंग ही ना चढ़े? उनको हम शुरू से मर्यादा का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? उनमें ये भटकाव क्यों आता है? क्यों थोड़ी सी बातों में वो आ जाते हैं? हमें उसके जड़ में जाना चाहिए। और मैंने जितना समझा है उसमें कुछ बातें ऐसी है
जो बहुत गंभीर है। उसके 4 कारण मुझे समझ में आते हैं। पहली बात, संस्कारों की उपेक्षा। आजकल आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो, आप जितना ख्याल उसकी पढ़ाई के प्रति रखते हो, बचपन से उसको टॉपर बनाना चाहते हो, आप उनके धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्कारों और सरोकारों का कुछ ख्याल रखते हो? उनको उसकी शिक्षा देते हो? संस्कारों के नाम पर कुछ नियम, आदेश और वर्जनाएं थोप देते हो, जबकि हमें उनकी चेतना को जगाना चाहिए, उनको आध्यात्मिक रूप से बहुत पुष्ट और मजबूत बनाना चाहिए, उन्हें धर्म और संस्कृति के ऐसे रंग में रंग देना चाहिए कि किसी का असर ही न पड़े। हम नींव कमजोर बना रहे हैं, कैसे बनेगा? दूसरी बात, स्नेह का अभाव। आप अपनी संतान को आज स्नेह नहीं दे पा रहे, आपके पास समय ही नहीं है। आज माँ बाप का बच्चों से कितना जुड़ा? अपने व्यावसायिक व्यस्तताओं में, और नहीं है तो किटी पार्टियों में। अपना समय गंवाने के बाद आपके पास अपनी संतान के लिए कितना समय है? मैं तो कई माँ बाप, ऐसे माँ बाप को भी जानता हूँ, इन्हें यही पता नहीं कि हमारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे। बाप को खासकर, माँ की तो नहीं। उनको पता ही नहीं कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, वो क्या निहाल करेगा। स्नेह की कमी हम अपने बच्चों के अंदर ला रहे हैं, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। तीसरी बात, बच्चों के अंदर जैसी समझ जगानी चाहिए धर्म और संस्कृति की मर्यादा की, हम समझ की कमी जगा रहे हैं। उनके अंदर समझ जगानी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारे धर्म का क्या स्थान है। धर्म की बातें कूट कूट करके भरो, धर्म के नाम पर केवल वो मंदिर चले जाए या भगवान के नाम की माला भर फेर ले या 1-2 नियम भर पाल ले, इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म अंतर की समझ से प्रकट होना चाहिए। उन्हें धर्म की दार्शनिक पृष्ठभूमि का भी बोध होना चाहिए। उन्हें बात का एहसास कराना चाहिए कि धर्म मेरे जीवन का अंतरंग तत्व है, बिना धर्म के हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। और वो वास्तविक धर्म आत्म धर्म है जो हमारे जीवन के रूपांतरण से संबद्ध है। ये बात हम लोगों के अंदर जगाएं तो हम संस्कार को जगाएं, स्नेह को बढ़ाएं, समझ को जगाएं और बच्चों को अपने साथ आत्मीयता से इतना जोड़ कर रखें, उनसे संवाद बना के रखें कि हर बच्चा अपने दिल की बात आपसे कहने में संकोच न रखे। आज कितने माँ बाप हैं जिनसे बच्चे अपने दिल की बात खुल करके बोलते हैं? बहुत कम। आपका संवाद ही नहीं है, समय ही नहीं है। तो संस्कार, स्नेह, समझ और संवाद, ये चारों पर काम करने की जरूरत है। यदि हमने इन पर काम कर लिया तो एक भी ऐसी घटनाएं नहीं आएगी। बाद में जब इस तरह की घटनाएं घटती है, हम हल्ला मचा करके रह जाते हैं, कुछ में सफल हो जाते हैं, ज़्यादातर विफल होते हैं। जड़ को मिटाइए, उसे खत्म कीजिए ताकि ऐसी घटनाएं उत्पन्न ही ना हो, तो सफल हो। नमस्ते महाराज। आगे पीएस परिवार से अभिषेक जी जैन बेडम ढंग से अपने बीच में गौशाला से अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में विद्या सागर सेवा आश्रम समिति सम्मेद गिरी गोसलपुर पूरी टीम। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी 2 शंका हैं। गुरुदेव, हम सवाल की अनुमति है आज, 2 की नहीं, एक गुरुदेव पूछना। हाँ। हम जैसे गौशाला देख रहे हैं तो जो गोवंश आता है, गाय होती हैं, जो जिनका इलाज, जैसे हम अपना इलाज तो अच्छे से करा लेते हैं मगर उनका इलाज उतना अच्छा नहीं कर पाते और वो स्वर्गवास हो जाती हैं।
तो उसमें हमारे लिए गुरुदेव पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए, अगर और आपने समाज का बस अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, उसके क्या गुण उत्तर होने एक का दूंगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि आज बहुत नाम है महाराज के पास, जी माँ, है ना, और समय मैं देख रहा हूँ। जी सबसे पहला सवाल जो गौशाला से संबद्ध है, जी माँ, वो तो मैं यही कहूँगा कि आपने किसी को शरण दी तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे सुरक्षा भी दें। तो आप उनके खान पान की, चिकित्सा की योग्य व्यवस्था कीजिए, सुलभ करने की कोशिश कीजिए। ये होना चाहिए। जैसे इलाज के अभाव में कोई मनुष्य मर जाए तो दुखदाई होता है, ऐसे ही यदि गौशाला में एक भी प्राणी मरता है तो वह भी दुखदाई समझना चाहिए। गौशालाओं को अपने बजट में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। केवल गौशालाओं में गायों की संख्या को अपनी सफलता मत मानिए, गायों की व्यवस्था को अपनी सफलता का आधार मानिए। उतनी ही सफाई होनी चाहिए, उतनी ही उनकी सेवा होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। और देवोदय महासंघ को तो मैं ये कहूँगा, आज सरकार तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दे दी, अब आप जो सपोर्ट करते हैं ना, अब इनको व्यवस्था के लिए सपोर्ट देना बंद करो, चिकित्सा के लिए सपोर्ट देने को प्रमुखता दो। जय हो गुरुदेव, जय। कि नीति बनाओ, उस नीति के तहत काम करें तो बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। हमें चिकित्सा पर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि वे अपनी शेष आयु को पूरा कर सके। हमने अभी तक अनेक गौशालाओं में, किशनगढ़ की एक गौशाला देखी, वो गौशाला नहीं करुणा की कविता दिखी, जहाँ सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त गायों को रखा जाता है। उसमें कई गायों की सीजर से उनने डिलीवरी कराई, सीजरियन डिलीवरी कराई। एक गाय ऐसी दिखी जिसके 3 पैर थे, एक कृत्रिम पैर बनाया, और वो 4 बछड़ों को दूध पिला रही थी, उसका खुद का एक भी बछड़ा नहीं था। दुर्घटना में एक पैर कट गया और उनने उनको ऐसे ही कृत्रिम पैर लगाया जो गाय के हिसाब से होता है, और गाय सरवाइव कर गई। और मैं उस समय देखकर दंग रह गया कि 4 बछड़े एक साथ उसके चारों थनों में मुंह लगाए दूध पी रहे थे। मैंने पूछा, बोला इसका एक भी नहीं, इसका बछड़ा मर गया, लेकिन ये औरों को पिला रही है। ये चीज़ है, वो उसकी जो गायों के रहने की जगह थी उसमें छनी हुई रेत थी, एकदम सुकोमल। आप लोगों को देखना चाहिए, प्रेमी जी साथ थे मेरे उस समय, ये देखना चाहिए। तो एकदम हमें जीव दया का इसी रीति से पालन करना चाहिए। बहुत नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गोसलपुर सेवाश्रम समिति के सभी गोसेवक और उसके बाद में जड़ा टोटा गौशाला तैयार रहे। विद्यासागर सेवाश्रम समिति गौशाला की परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, हमारी गौशाला एक नेशनल हाईवे के ऊपर संचालित हो रही है, जिसमें वहाँ पर हम लोग एक अस्पताल का भी निर्माण किए हुए हैं। वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था है, दवाओं की व्यवस्था है, और गौशाला के 50 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में जो भी गौवंश का एक्सीडेंट होता है, वो गौवंश हम लोग अपनी गौशाला में लेके आते हैं। एम्बुलेंस भी है हमारे पास, और हम लोग उसका भरपूर इलाज करते हैं। इलाज करते करते भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पशु को बचा नहीं पाते, तो मन में बहुत विकल्प आता है हम लोगों के। उस विकल्प हेतु हम लोग क्या करें? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा कि एक बार गोसलपुर के इन कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन करें। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैंने भी इनकी गौशालाओं को देखा, अल्प संसाधन के बाद भी इनने बड़े काम किए हैं। मैं आपके कार्यों की भूरी सराहना करता हूँ। जहाँ तक दुर्घटनाग्रस्त गोवंश की सुरक्षा का सवाल है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए आप लोगों को ये काम करते रहना चाहिए, जो आप कर भी रहे हैं। कोशिश करो हमारी तरफ से कोई भी असमय में न जाए, पर किसी की मृत्यु को तो हम नहीं टाल सकते। हमारी चिकित्सा और व्यवस्था की कमी में अगर कोई जाता है तो हम दोषी हैं। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप सारी व्यवस्थाएं कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जड़ा टोटा गौशाला के
यहाँ पर उपस्थित सभी गौ सेवक, वीरू भाई, हीरू भाई और गौरव भाई यहाँ पर बहुत अच्छे से एक बार जोरदार ताली बजाती है, के लिए भी पूरे लगे रहते हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। रैली वाले भी इन्हीं के साथ हो जाओ। हाँ, रैली वाले इनके साथ हो जाएं, एक में हाँ, आजू बाजू हैं। और उसके बाद तेंदुखेड़ा वाले तैयार हैं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग जैसे यंगस्टर हैं और गौ सेवक हैं, मगर क्या होता है कि जब जो लोग पद पे बैठे होते हैं कहीं समाज में, कहीं गौशाला पे, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो उंगलियां उठने लगती हैं कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं, तो आप हाँ राजनीति होने लगती है। तो महाराज जी मार्गदर्शन दें कि हम लोगों को किस प्रकार से इस राजनीति से बचने के लिए और कैसे काम करने चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि परम पूज्य गुरुदेव के सत प्रेरणा से देश में एक क्रांति आई और पूरा युवा वर्ग आज गौशाला जैसे उपक्रम से लगा। गड़ाकोटा का तो सारा पूरी की पूरी टीम युवाओं की टीम है। आप लोग काम करो, घबराओ नहीं, ये होगा। अब क्या है, समस्या समझो। बड़े बुजुर्गों की समस्या निराधार नहीं है। बात ये हो गई कि तुमने धंधे में तो उनको बाहर कर ही दिया। आज सब घरों की कहानी यह है कि बाप दादा घर के बड़ों को धंधे से रिटायर कर दिया, बच्चों ने कमान संभाल ली और ग्रोथ भी किया। कर रहे कि नहीं कर रहे बोलो? तो घर में धंधे से तुमने बाहर कर दिया और सासू को बहू ने, तो बेचारे जाए कहाँ? कोई ना कोई ठिकाना तो चाहिए ना। तो धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में वो अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि युवाओं को आगे आने का अवसर दे। मैं तो कहता हूँ जिस संस्था और संगठन में युवा आगे आते हैं वो संस्था युवा बनी रहती है, और जिसकी कमान केवल बूढ़ों के हाथ में होती है संस्था भी बुढ़ी हो जाती है। तो संस्थाओं को जवान बनाए रखने के लिए धार्मिक सामाजिक सभी संगठनों के लिए मैं कह रहा हूँ जवानों का साथ लेना चाहिए। जवान हताश ना हो, अपना प्रयास जारी रखें, उनका बहुमान करो, उनको श्रेय दो और कहो ये सब आपके आशीर्वाद से। आप परेशान मत हो, आप तो हमें मार्गदर्शन दो, हमें क्या करना है, और काम करते रहो, परिणाम आएगा। महाराज जी जब वो उंगली उठती है ना तो मन करता है कि सब काम छोड़ दो। तो अरे भैया जैसे घर में झेलते वहां भी झेल लो, उंगली तो सब जगह उठती है ना। चलो ओ नमस्ते। हाँ, तेंदुखेड़ा गौशाला सभी गौसेवक एक साथ तैयार हो जाए, फटाफट थोड़ा टाइम को बचाएं आज थोड़ा। और उसके बाद में आष्टा गौशाला के भी अपने बीच में है अध्यक्ष, मंत्री और पदाधिकारीगण। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं तेंदुखेड़ा से संजय जैन, पारसमणि गौशाला अध्यक्ष। महाराज जी मेरे को आचार्य जी के सामने खजुराहो विद्यासागर जीवदया पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार मिला था। उसके बाद में दूसरा पुरस्कार मेरे को पर्सनल मिला आचार्य जी के सामने, तीसरा आज मिला है महाराज। तो महाराज जी यहाँ से आशीर्वाद दो तो चौथा जल्दी मिल जाए। बिल्कुल, तेंदुखेड़ा की गौशाला बहुत उत्तम काम कर रही है। इन लोगों ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 3 बार इन्हें सफलता मिली है। आज भी इन्हें द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने जो आचार्य विद्यासागर जीवदया पुरस्कार प्रति वर्ष देती है, माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से इन्हें आज द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जरूर ये इनकी गौशाला के लिए अभिनंदनीय है। हम जोरदार अभिनंदन करें। चलो ओ चलो आष्टा गौशाला के पदाधिकारीगण, नहीं अध्यक्ष जी, मंत्री जी और आष्टावाद हाँ। एक साथ। और उसके बाद में अनुभव जी सर आप तैयार रहे। अनुभव जी सर आपको बुलाऊं उससे पहले और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम लोग आष्टा गौशाला से बता रहे हैं महाराज जी। बोलो जल्दी से। समाज के सभी लोग अर्थ सहयोग के लिए तो पूरी तरह आगे रहते हैं, पर ऐसे सहयोग जो कार सेवा के रूप में या खुद व्यक्तिगत उपस्थित होकर सहयोग नहीं दे पाते, तो उसके लिए हम समाज को गौशाला से कैसे जोड़ें? अच्छा है, सहयोग नहीं मिलता तो तुम लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर लेते। उनके से बोलो तुम अर्थ सहयोग दो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। आपका सहयोग ना मिलना ही हमारा सहयोग। एक ने मास्टर ने पूछा कोई काम तुम्हारी माँ 1 घंटे में करती है, वही काम माता पिता दोनों मिलकर करे तो कितना समय लगेगा? बोले 1 घंटा।
हद हो गई भाई, 2 आदमी मिलकर एक काम करे तो आधा घंटा लगना चाहिए। बोले सर आधा घंटा तो तय करने में लग जाएगा, कैसे करना है, समझ गए ना। तो ज़्यादा आदमी में उलझन है, इसलिए उसमें मत उलझो। तुम तो बोलो आप पीछे से सपोर्ट करते रहो, हमको फंड देते रहो, हमारे कार्यों की समीक्षा करते रहो, हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहो, हम लोग सारे काम अपने आप कर लेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ओम। ओम। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसके पूर्व आज प्रकाश चंद जी जैन अजमेर से गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए और राजेश जी जैन पुणे ये नमोस्तु करते हुए प्रश्न भी कर रहे हैं और अपनी बात भी आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं। गुरुदेव, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 1 दिन पूर्व अजमेर में आयोजित भावना योग में बहुत उत्साह नजर आया। तकनीकी माध्यम से आपकी अप्रत्यक्ष उपस्थिति ने सभा में उपस्थित विशाल जैन समुदाय को भावना योग के कॉन्सेप्ट से को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया। मेरी शंका यह है गुरुदेव, आपने जब यह भावना योग तैयार किया होगा उसे वर्तमान साइंस के द्वारा प्रमाणित करने में आपकी भावनाओं का असर कैसा रहा? मेरी शंका का समाधान करें। अप्रत्यक्ष रूप से आपके द्वारा कराया गया भावना योग इतना इफेक्टिव हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इसका असर किताबों की स्टॉल के ऊपर नजर आया। जितनी पुस्तकें भिजवाई थी वह संख्या में बहुत कम पड़ गई, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर भावना योग के करने वाले थे। एक बार जोरदार ताली से प्रकाश जी और राजेश जी का स्वागत अभिनंदन और गुरु से वे आशीर्वाद की मनोकामना कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा कि इनका जोरदार अभिनंदन कर दो। अजमेर में आज भावना योग बहुत अच्छे से कराया, सामूहिक रूप से। अन्य भी स्थानों में कराए जा रहे हैं। जो लोग कराए और आगे कराएंगे उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया कि भावना योग की भावना जब आपके मन में आई तो ये विज्ञान के लिए आपने क्या सोचा? देखो, सच बताऊं तो मैंने भावना योग केवल श्रद्धांत से शुरू किया, विज्ञान तो बाद में जुड़ गया। मेरा श्रद्धांत था, हमने शास्त्रों को पढ़ा समझा और जब शास्त्रों को पढ़ा समझा उसका खुद पर प्रयोग किया। सबसे पहला प्रयोग उस श्रद्धा के बल पर, उस प्रयोग को अनुभव करने के उपरांत फिर मैंने उसके बारे में अधिक से अधिक पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश की। जो जो सामग्री मुझे जहाँ जहाँ से मिली मैंने पढ़ा। पढ़ने पर विज्ञान की कड़ियाँ जुड़ती रही और आज आप सबके सामने है कि भावना योग का अपना पूर्ण विज्ञान है, एक वैज्ञानिक साधना है। और न केवल एक वैज्ञानिक साधना, इसकी एक पुष्ट दार्शनिक आधार भी है। तो हमारा, मैं कहूँगा कि भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करता है। भावना योग का मैंने अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों स्तर पर प्रयोग किया। इससे मेरे अंदर सकारात्मकता आई, मेरे परिणामों में बहुत विशुद्धि आई और सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे हाथ पर पड़ा। आप सबको पता है, एक समय मेरा ये हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था। इसकी एक वेन सूख गई थी। मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं। यह स्थिति थी कि मेरी पिच्छी भी भारी पड़ती थी मुझे। मैंने भावना योग किया, ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से मेंटल रेडिएशन दिया, मेरी सारी ब्लॉक खुल गई और आज मेरे दोनों हाथ को देखकर आप कह नहीं सकते कि मेरे हाथों में कोई कमी है। ये तो जो बात अनुभव के साथ कही जाती है उसके लिए विज्ञान अपने आप जुड़ जाता है, जोड़ने की जरूरत नहीं। और अभी तो मैंने विगत दिनों भावना योग के शिविर में जो बातें कही है उसके वैज्ञानिकता को आप सबके बीच प्रस्तुत किया, वो अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। आप सब उसका लाभ लें। बंधुओं, कल अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस सब लोग मना रहे हैं, यहाँ भी मनाएंगे बहुत धूमधाम के साथ। पूरा भोपाल कल यहाँ आएगा, हर तरफ के लोग आएंगे और देश भर में जहाँ भी हैं वे सब इस भावना योग से जुड़ेंगे। जिनको लाइव जुड़ना है वो प्रमाणिक के माध्यम से आप जुड़ेंगे, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ेंगे, अथवा कल 8:30 बजे से जो हमारा प्रवचन होता है उसमें आपको भावना योग देखने को मिलेगा। सभी लोग उससे लाभ ले सकते हैं। आप भावना योग को स्वयं कीजिए, औरों को करने की प्रेरणा दीजिए और भावना योग की जो पुस्तकें हैं वो लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भावना योग को एक क्रिया मानने की जगह अपने जीवन के रूपांतरण का विज्ञान समझे और अपने जीवन को बदल सके, लाभ ले सके। ये प्रयास आप सबको करना चाहिए। हाँ, और आगे मैं ये माइक पहुंचा रहा हूं। अनुभव जी सर, आप गुणायतन की शिरोमणि सर सेट
और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के महामंत्री, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और आगे वे आगे की आज घोषणाएं, कुछ घोषणाएं भी है और साथ में नरेंद्र जी टोंगिया भी साथ में कार्यकर्ता शिरोमणि सर से प्रांतीय अध्यक्ष। गुरुदेव के चरणों में नमन और मुनि संघ के चरणों में नमन। आज पूरा सदन से मैं चाहूंगा आप तालियां बजा के स्वागत करिएगा। आज प्रेमचंद जी प्रेमी जो हमारे देवोदय के अध्यक्ष हैं, और साथ में खुशहाल चंद जी जैन सीए जो मुंबई से हमारे साथ आए हुए हैं, और साथ में राकेश जी को मैं बुलाना चाहूंगा जो इस देवोदय के मंत्री हैं। अच्छा, प्रेमचंद जी के सम्मान के लिए मैं चाहूंगा कि आप साथ में खुशहाल चंद जी और हमारे महामंत्री जी राकेश जी आए, वहाँ स्वागत करें। आज दिन है मध्य प्रदेश। देखो भाई, आज मैं बोलना चाहूंगा। अच्छा, हमारे प्रेमचंद जी, इनके साथ इनकी माया भी आ जाए। प्रेमचंद जी पूरा परिवार आ जाए। हाँ, अच्छा। प्रेमचंद जी प्रेमी, सबको जाना पहचाना नाम, एक ऐसा चेहरा जो जीव दया के लिए सतत समर्पित। जीव दया की मिसाल इनने उस समय प्रस्तुत की थी जब 2019 में हम 52 गजा में थे, सिद्धवरकुट जा रहे थे। इन लोगों ने सूचना दी कि महाराज जी बांग्लादेश की सीमा से हजारों गोवंश की तस्करी हो रही है, हम लोगों को उन्हें रोकना है, बीएसएफ रोक रही है, उनके संरक्षण के लिए स्थान होना चाहिए। और तब जब मैंने इन लोगों को कहा, उस समय सुरेंद्र भी थे गंजबासोदा के, और इन लोग साथ में खुशहाल थे। कई बार भारत की सीमा तक ये लोग गए अपने खर्चे से, और उस समय 25,000 गोवंश को संरक्षण दिया। लगातार ये लोग जीव दया के कार्य में लग रहे हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज प्रेमचंद जी प्रेमी के जीव दयापूर्ण इस कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से दिया है, जो बहुत सराहनीय। देवोदय महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए इनका सम्मान आज विशेष रूप से पूरे परिवार का सम्मान होना चाहिए। देवोदय महासंघ की ओर से खुशहाल जी और आपके जाकर के राकेश जी करेंगे, और गुणायतन की तरफ से नरेंद्र टोंगिया, अनुभव जी और विजय जी पाटोदी करेंगे। जल्दी आ जाइए। आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं करें, जोरदार तालियां प्रेमी भैया के लिए। और महिला सम्मान के लिए मंच पर से अपने शकुन दीदी और पुष्पा जी आ जाएं जल्दी से। पुष्पा जी जयपुर और शकुन दीदी सागर। हमारे साथ प्रतिभा टोंगिया जी भी बैठी हुई हैं, वो भी आए महिला सम्मान में, उनको स्वागत करें। आप लोग तालियां बजाते हैं जब तक सम्मान का क्रम चल रहा है। सम्मान के क्रम में आगे लोग तैयार रहेंगे। मैं नाम लूंगा हर्षा जी संचाली जी और परोड़िता संचाली जी, साथ में धीरेन्द्र मिश्रा जी और हिताक्षी मिश्रा जी। ये पूरे देश के वो नाम हैं जो अपने आप में एक परिचय रखते हैं। हर्षा संचाली जो बहुत अच्छी वास्तुविद है, बेंगलोर से हमारे बीच में आई हुई हैं, और धीरेन्द्र मिश्रा ये दिल्ली से हमारे बीच में आए हुए हैं। आप लोग ताली बजा के इनका भी स्वागत करेंगे। वास्तुविद नहीं, आर्किटेक्ट बोलो बाबा। अच्छा, आर्किटेक्ट बोल देता। आर्किटेक्ट हैं आप, और देश के बड़े आर्किटेक्ट हैं, और साथ में आज एजुकेशन फील्ड में जो है अब कंसल्टेंट के लिए पूरा नाम वो सब लोग जानते हैं, उनका नाम है धीरेन्द्र मिश्रा जी। मैं चाहूंगा इनके स्वागत के लिए महावीर सिंह जी हमारे गुणायतन के बीच में हैं, साथ में जीतेश सिंह जी शिरोमणि संरक्षक हमारे साथ में है, राजेश मड़वैया जी हैं, और डी के जैन हमारे गुणायतन के ट्रस्टी, ये लोग आएंगे और इनका सम्मान करेंगे। और महिला सम्मान के लिए मैं चाहूंगा मनाली जी और साथ में माया जी इनका सम्मान करेंगी। प्रतिभा टोंगिया जी भी साथ में आएंगी। तो आप लोग तालियां बजाते रहें जब तक सम्मान का क्रम चल रहा है, और आप अपना क्वेश्चन भी पूछेंगे साथ में। मेरे हर्षा संचाली जी, दो माइक दो। प्रेमी जी को पहले दो एक बार। पहले प्रेमी जी अपनी बात बोल दो। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री जो आज ये मेरा सम्मान हुआ है, वास्तविक रूप में ये मेरा सम्मान नहीं है गुरुदेव, ये उन देश के सभी उन गौ भक्तों का सम्मान है जो दिन रात अपने आप को इस पुनीत कार्य में खपाए हुए हैं। मुनिश्री 2018 में आपके आशीर्वाद से मैं कोषाध्यक्ष के रूप में देवोदय महासंघ से जुड़ा, और आपके ही आशीर्वाद से मैं 2021 में अध्यक्ष बना, और सतत आपके मार्गदर्शन में ये कार्य मैंने किया।
गुरुदेव, पुण्य तो अपनी जगह है, पाप अपनी जगह है। गुरुदेव, जो संतुष्टि इसमें मिलती है वो अद्भुत मिलती है। और मैं उन सभी देशभक्तों को अपनी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे ही बढ़ चढ़ के इस जीव दया के कार्य में लगे रहे। गुरुदेव, आज गोसलपुर की गौशाला से एक आवेदन आया है, मैंने आपसे आशीर्वाद लिया उसके लिए। तो उनको भूसा गोदाम की जरूरत है, उसके लिए 5 लाख रुपए की राशि घोषित करती है देवोदय महासंघ। और एक अभी कार्य आपने कहा कि इसको सेंट्रलाइज करें दवाई के कार्य के लिए, तो उसके लिए हम लोगों की अभी तीनों जन की बात हो गई स्टेज में, महामंत्री जी राकेश जी और कोषाध्यक्ष अभिषेक जी। 25 लाख रुपए से हम उसके कार्य की शुरुआत करेंगे। सभी को दवाई वितरित देवोदय महासंघ करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, नमोस्तु। बहुत सुंदर। हाँ मिश्रा, धीरेन्द्र मिश्रा। हाँ, हर्षा जी करेंगे, दोनों करेंगे। नमस्ते भी गुरुदेव। जैसा कि जानते हैं सब लोग कि हम लोग शिक्षा का कार्य करते हैं, पर पिछले 21वीं सदी में शिक्षा जितनी तेजी से बदली है या बदली गई है कहूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि एआई भी आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ये वाला स्किल भी आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी भी आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं। पर मैं, और चूंकि जैन समाज हिंदुस्तान में जितना मुझे पता है 3500 से ज़्यादा शिक्षण संस्थाएं चलाता है, और छोटे छोटे जगह पे जहाँ कई बार सरकार भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाती वहाँ तक पहुँचाता है। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि जो शिक्षा का गूढ़ है, बहुत सारी चीज़ें बहुत से लोग नहीं कर सकते हैं, ना कोई एआई हो सकता है कर सकता है, ना कोई स्टेम लैब बना सकता है। आपके हिसाब से किस चीज़ पर लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए ताकि एक अच्छी शिक्षा मिले? गुरुदेव, पहले तो मैं चाहूँगा इस पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन कर दें। गुरुकुलम के भावी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ये लोग उपस्थित हुए। धीरेन्द्र जी तो एक कंसल्टेंट है ही, और हर्षा जी एक बड़ी प्रसिद्ध आर्किटेक्ट है जिनका परिचय धीरेन्द्र जी नहीं कराया। आज यहाँ ये लोग दूसरी तीसरी बार आए हैं इस उपक्रम के लिए, और मुझे लगता है इन सब के प्रयासों से भविष्य में गुरुकुलम एक बहुत अभिनव आकार प्राप्त करेगा। आपने जो भाव प्रकट किया कि शिक्षा के मूल तत्वों में हमें किन्हें समाहित करना चाहिए, देखिए हमारी संस्कृति की जो मूलभूत अवधारणा है वह है कला गुणों का विकास। अगर मनुष्य के जीवन में ये आ गया तो सब कुछ आ गया। टेक्नोलॉजी की उम्र नहीं होती, कला कालजयी होती है। जिसके पास आर्ट है, जिसके पास गुण है, वो कभी भूखा नहीं रह पाएगा। टेक्नोलॉजी वाला रोता रह सकता है। इसलिए हम कला गुणों पर पूरा फोकस करें। बाकी मैं किसी चीज़ का निषेध नहीं करता, समय काल के अनुरूप बदलना पड़ेगा। आज टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी जरूरी है क्योंकि युग ही टेक्नोलॉजी का है, पर इन सब के साथ मूल को कभी भूलना नहीं। टेक्नोलॉजी रोज बदलती है, कला सदैव जीवंत रहती है, इसलिए हमें उन्हें ध्यान में रखना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। नमस्ते। हर्षा जी वे भी अपनी बात कर रही हैं, और उसके बाद में खुशहाल चंद्र नहीं, वो पूछेगी नहीं, उनकी बेटी पारोमिता। बोलो आप दोनों पूछो। हाँ। हमारी सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लोग जो जब पेरेंट्स, हमारी 2 बेटियां हैं, जब उनको बड़ा करते हैं तो डिसिप्लिन और एक इंडिपेंडेंस का एक बैलेंस रखना पड़ता है कि हम कितना उनको डिसिप्लिन करेंगे और कितना उनकी तरह से उनको जीने देंगे। उनकी जो मन की इच्छा होती है वो बैलेंस कैसे मेंटेन करना। देखिए सबसे पहली बात तो मैं इस लाइन को ही बदलना चाहता हूँ। हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे रखें, ये सवाल बदलें। हमारे बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आए, ये सवाल करें। हम किसी को डंडा मार करके नहीं बदल सकते। हम व्यक्ति के अंदर दिशा दे करके, दिशा जगा करके बदल सकते हैं। तो हम उन्हें बदलें, प्रारंभ से उनकी परवरिश ऐसी करें, उचित अनुचित का बोध करें, मर्यादा का पाठ पढ़ाएं, सब चीजें। पारोमिता। हाँ नमस्ते महाराज जी। हमारा प्रश्न ये था,
हम बैंगलोर में जब हम काम करते हैं और घूमते हैं, गाड़ी में घूमते फिरते हैं, बहुत स्ट्रेस और बहुत गुस्सा आता है एक एक बार और वो स्ट्रेस और गुस्से से वो बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो देखो ऐसा है, काम करना और काम को एंजॉय करना दोनों में अंतर है। मैं आपसे कहता हूँ काम करना बंद कर दो, काम को एंजॉय करना शुरू करो। क्षमता से बाहर काम मत करो, लिमिट का काम करो और लीन होकर काम करो, आपको एंजॉय आएगा। आप जब ओवर वर्डन अपने ऊपर लाओगे तो स्ट्रेस होगा, समझ गए? बदलाव आना चाहिए। हमें हमारी चॉइस से काम हो और जो हम काम करके दे वो सबकी चॉइस बन जाए, फर्स्ट चॉइस हो, ये परफॉर्मेंस हो। और इसके लिए नियमित भावना योग का अभ्यास करो, देखिए आपका परफॉर्मेंस कितना स्ट्रांग होता है, बहुत बड़ा बदलाव। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी के लिए। आप इनकी बात से, हाँ एक बिटिया। प्रणाम गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि फेलियर से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कोई फेलियर से कैसे ओवरकम करे, जैसे कोई एग्जाम हो या कोई चीज़। देखिए सबसे पहली बात तो कोई भी एग्जाम हो, फेलियर को सामने लाओ मत। हम ये एग्जाम में भाग ले रहे हैं, हम एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में सफल होना और प्रतियोगिता में सफल न हो पाना, ये जीवन में पास और फेल होना नहीं है, ये तो पहले से तय है। 10,000 लोग बैठे हैं, 100 को निकलना है, तो बाकी को तो बाहर जाना ही है ना। हम फेल क्यों हो गए? हम अपने आप को फेल क्यों मानते हैं? ठीक है, इस दिशा में नहीं दूसरी दिशा में देखेंगे, दूसरी दिशा नहीं तीसरी दिशा देखेंगे, तीसरी दिशा नहीं चौथी दिशा देखेंगे, कहीं ना कहीं तो अपनी जगह बना ही लेंगे। मान लो तुम यूपीएससी कॉन्टेस्ट कर रही हो, कितने लोग बैठते हैं? लाखों, 10 लाख। प्री कितने निकालते हैं? लिमिटेड। मेंस में कितने जाते हैं? हजारों में। और इंटरव्यू में कितने जाते हैं? जितने पोस्ट उससे 3 गुने। सिलेक्शन कितने का होता है? 300-400, जनरल वाले तो। अब 10 लाख लोग वहाँ भाग रहे हैं, तो बाकी का तो तय, निकलना तो 300 को ही है ना। तो बाकी सब असफल हो गए क्या? यूपीएससी में सफल नहीं हुए, पर जिंदगी में वो भी सफल हो सकते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी की पढ़ाई किए, नहीं निकल पाए, आज पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाए सैकड़ों कलेक्टर बन गए। ऐसे लोग भी हैं ना। क्या है, हमेशा ये अवधारणा बदल दीजिए कि एक ही दिशा में कैरियर है, कैरियर सब जगह। चलिए खुशहाल। और सीए खुशहाल से दीजिए ना अपने बीच में। वे भी टोबत, हाँ मैं चाहूंगा गुणायतन परिवार की ओर से उनका भी स्वागत कर दिया जाए। जोरदार तालियों से सीए खुशहाल भाई का जोरदार स्वागत, जोर सेवा में मुनि। और नहीं अरे उनके साथ अरे हो गया, कोषाध्यक्ष लक्की जैन भी आ जाए और गुणायतन परिवार उनका भी हार्दिक अभिनंदन कर रहा है। लक्की भाई, हाँ रात दिन अहरणी से लगे रहते हैं, आपकी तालियां ये बच्चों। हाँ, और जब तक खुशहाल भाई अपनी बात कर रहे हैं तब तक उदयगिरी विदिशा के लिए भी ताली बजा दीजिए। उनको भी आज सांत्वना पुरस्कार मिला। अभी मुझे क्या बताइए? मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी शंका है, महाराज जी शंका है, समस्या भी है और पीड़ा भी है। 16 कारण भावना में एक लाइन आती, अंतिम लाइन है, बासल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पद भी पावे। तो इस बासल अंग को समाज में, देश में कैसे प्रभावित किया जाए? देखिए, बात्सल हमारे जीवन का मूल तत्व, ये हमारे अंतरंग का हृदय है, समझ गया? हृदय गति रुक गई ना तो सब गया। कदाचित ब्रेन डेड हो जाए तो आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन हार्ट का फंक्शन खत्म हो गया तो जीना मुश्किल है। हमें अपने हृदय को, हृदय की धड़कनों को समझना चाहिए, और वात्सल अपने आप आ जाएगा जब हम हर साधर्मी को अपनी धड़कन समझने लगे, उसे अपना मानने लगे,
अपनत्व और आत्मीयता के अभाव में वात्सल्य नहीं आता। और आज अपनत्व आत्मीयता गौण हो रही है, अहम उत्तेजना बढ़ रही है, और जहाँ अहंकार और उत्तेजना बढ़ेगी वहाँ हमारे संबंध बिगड़े। नमस्ते। अपने बीच में आज जिस पावन धरा से ऐसे गुरुवर का जन्म हुआ, और वह दिन भी आने ही वाला है, 27 जून का आप लोगों को इंतजार है बड़ी बेसब्री से। आज उस पावन धरा हजारीबाग से अपने बीच में संजय जी, रश्मि जी अजमेरा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा या श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के पदाधिकारी और गुणायतन के पदाधिकारी उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और संजय, रश्मि जी, नरेंद्र जी, प्रतिभा जी टोंजिया वे आ जाएं और इस सम्मान की श्रृंखला में शामिल रहेंगे। और मैं चाहूंगा समय कम है, इसलिए संजय भाई या रश्मि जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। हाँ ठीक है। बंधुओं, जब तक ये प्रश्न कर रहे हैं, विदिशा के पूरी टीम के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। आकाश भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विदिशा गौशाला को, उदयगिरी की गौशाला को बहुत अच्छे ढंग से संचालित कर रहे हैं। आज वे भी पुरस्कृत हुए हैं। जोरदार अभिनंदन भाई आकाश और गौरव का। हाँ संजय बोलो। नमस्ते मेरा श्री। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा श्री। कुछ दिन पहले की बात है, एक मुनि श्री का चोके में आहार होना हुआ था। तो चोके आहार होने के पहले होता है कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आज आहार जल सब शुद्ध है, मत बोलो। हाँ हाँ हाँ, प्रवेश कीजिए भोजनशाला में। तो एक मुनि श्री आए और एक जो भक्त थे वो उनको कह रहे हैं कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, प्रवेशशाला में प्रवेश कीजिए। आहार शुद्धि, जल शुद्धि वो नहीं बोल रहे हैं। मुनि श्री उनको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि उसके आगे बोलो, पर वो एक बार बोले नहीं सुने, वो 2 बार बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आप उसमें प्रवेश कीजिए। तो वो बिना हार लिए चले गए। तो हम लोग सब बैठे हुए थे, हम लोग सोचे क्या हो रहा है, कि हुआ क्या मुनिश्री को कि वो चले गए। तो उनसे जब बाहर वो आए तो हम लोग पूछे कि आप जब मन शुद्धि, वचन शुद्धि जब बोल रहे थे तो क्यों नहीं बोले पूरा चीज। तो बोला हम कैसे बोले, हम तो दूसरे का चौका में आए हुए हैं। तो हम तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि तो जान रहे, पर चौका में क्या बना है कैसे हम जानेंगे वो शुद्ध है। तो मार्शल मार्गदर्शन कीजिए, इस केस में क्या ऐसे में फर्जी लोग पड़गाहन करना बंद करो। जब तुम्हारा चौका ही नहीं लगा तो पड़गाए क्यों? तुम बनाओ, तुम्हारा आहार तुम्हारा बनाया हुआ है तो पड़गाहन करो। आजकल तो यही हो जाता है, तुम लोग तो केवल कपड़ा बदल के खड़े हो जाते हो। कई लोगों का तो कपड़ा भी खुद का नहीं होता, वो भी कमेटी का होता है। तो पुण्य तुम्हारा कहाँ से होगा? इसलिए कायदे से आहार दान की क्रिया में उन्हें ही आगे आना चाहिए। पड़गाहन आदि में जिनके खुद का चौका है, उनके सहयोगी के रूप में उनके अनुमति से आप खड़े हो सकते हैं। बाद में उनकी सम्मति से आप आहार भी दे सकते हैं। लेकिन कई तो ऐसे हो जाते हैं कि पूरा अधिकार खुद का जमा लेते हैं, बाकी बेचारा वो तो हाथ जोड़े खड़ा रहता है, कैसे भी निरंतर आहार हो जाए। ये ठीक बात नहीं। हाँ नमस्ते। हाँ, विदिशा से अपने बीच में गौरव जी और आकाश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सवाल है? नहीं, और किसका सवाल? एक बार जोरदार ताली बजा दिए। राकेश जी कोषाध्यक्ष अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और गुणायतन परिवार उनका भी सम्मान कर रहे हैं। और यदि राकेश जी का प्रश्न है, राकेश जी का प्रश्न भी है, तो वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें शीघ्रता से। नमोस्तु भगवान। बीसी जैन मुनि संघ के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, और आपकी पावन अनुकंपा से आज आप तो हुए नीचे वास्तव में सम्मान के वास्तविक हकदार रहे वो। अब महाराज श्री मैं देवोदय महासंघ की ओर से, इन सभी सेवकों की ओर से, गौ सेवकों की ओर से बस यही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमें ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे हम लोग, पुरस्कार तो मिले और ना मिले वो बात नहीं है, लेकिन हम अपने कार्य में जो है ना बिल्कुल ईमानदारी से उसमें डटे रहें। बस जो गुरुदेव का मार्गदर्शन हमको मिला है, उनकी भावना है, हमें उसे पूरा करने के लिए संकल्पित होना है, प्रतिबद्ध रहना है। हम एक बहुत पुनीत कार्य को करने जा रहे हैं और ये गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाने की कड़ी बन रहे हैं।
सभी करते रहे इसी आशीर्वाद के साथ। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।